ऐसा क्या कारण रहा कि वेस्टर्न यूपी की आप एक तरीके से जाटों की आवाज बनके उभर रहे हैं? ऑलरेडी वेस्टर्न यूपी में काफी सारे जाट नेता ऑलरेडी हैं, तो ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको अलग से एक संगठन तैयार करना पड़ा? देखिए, हमारी जाट कौम में एक बड़ी समस्या है कि जो हमारे राजनीतिक जो लोग हैं, हमारी कौम के जो नेता हैं, वो समाज के लिए खुलकर बोलने से पता नहीं क्यों डरते हैं, बचते हैं। वहीं पर जब आपने बीटेक करी थी तो आपने सोचा थोड़ा होगा कि बीटेक करने के बाद आपने तो ऐसे सोचा होगा कि जॉब वॉब ही करूंगा या फिर कोई अपना बिजनेस ही करूंगा, पॉलिटिक्स में आने की सोची थी? नहीं, पॉलिटिक्स में तो अभी भी नहीं हूँ मैं, पॉलिटिक्स तो नहीं मैं अभी तो नहीं, अभी तो आप समाज सेवा कर रहे हो। तो सोचा था कभी? नहीं, मेरे मन में देखिए अपनी जाट बिरादरी के लिए तो मेरे मन में हमेशा से भावना थी कुछ करने की। वहीं पर हम बात करें जाट कम्युनिटी की, तो आप जाट कम्युनिटी की एक पॉजिटिव चीज बताइए और एक नेगेटिव। देखिए, जाट समाज के अंदर अगर सबसे पॉजिटिव कुछ है तो वो उनका हेल्पफुल नेचर है। आप कमी की बात करें तो कमी हमारे स्वभाव में है, हमारे अंदर एक अकड़पन है। बहुत कुछ करके एक कहावत है कि जाट गांडा नहीं देता, जाट भेली दे दे। वहीं पर हम अगर वेस्टर्न यूपी की बात करें और हम दो चीज की बात ना करें, जैसे किसान और जवान की, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो किसानों की क्या हालत है वेस्टर्न यूपी में? दोगुनी आय की बात हुई थी। आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। क्या वो हो पाई? दूसरा, अग्निवीर के बाद क्या स्थिति हो गई है? क्योंकि सबसे ज्यादा वेस्टर्न यूपी से जवान जाते हैं आर्मी में, तो आप दोनों को कैसे देख रहे हैं, क्या स्थिति है? देखिए, जो वो 2 गुनी आय की बात हुई थी, शायद वो 2 गुनी के बजाय वो 4 गुनी हो गई है, लेकिन वो आय के बजाय भी खर्चे हो गए। खेती में जो लागत आती है किसान की, तो वो 2 गुनी से ज्यादा 4 गुनी लागत बढ़ गई है। आय तो वही है, कोई सरकार किसान की नहीं है। 29 मार्च को चलो सकौती करके ट्रेंड हैशटैग चल रहा है, पूरा हर जगह बात चल रही है। क्या है 29 मार्च को ऐसा क्या होने वाला है? देखिए, हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाट लैंड के नाम से जाना जाता है। कितने लाख लोग पहुंचने की आपकी संभावना है? तो कई लाख की भीड़ उस दिन यहाँ पर इकट्ठा होने वाली है। वर्तमान में एक ज्वलंत मुद्दा है जिसको लेकर हमारे वर्तमान के शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी निरंतर रूप से लड़ रहे हैं गौ माता को लेकर। तो मेरे को समझना है कि गौ माता को लेकर आपका क्या मानना है? क्या गौ माता राष्ट्रमाता होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। गौ माता तो हम सभी की माता है और राष्ट्रमाता का दर्जा उन्हें बिल्कुल मिलना चाहिए, दिया जाए। तो मेरी मेरे जाट भाइयों से ये अपील है कि आप लोग तो कोई भी व्यक्ति अपने घरों में ना बैठा रह जाए। हर एक व्यक्ति मेरठ जिले से आसपास के जिलों से उस दिन वहां पहुंचे। हनुमान जी बेनीवाल जो नागौर से सांसद हैं जी, वो भी इस आयोजन में शामिल होने आ रहे हैं। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी, वो भी इस आयोजन में शामिल होने आ रहे हैं जी। और बहुत सी और बड़ी शख्सियत हैं, सभी वर्गों से इस आयोजन में शामिल होने आ रही है। सभी लोग सकौती पहुंचे, सभी से मेरी हाथ जोड़ के अपील है जी। लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए जी। चैनल को आप जिस पे ये वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और भाई का हौसला बढ़ाएं। युवा भाई है हमारा, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं मनु चौधरी दांतल जी के पास, जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के। मनु चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया हूँ जी। सबसे पहले आपकी एजुकेशन से शुरू करते हैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? मैंने बीटेक किया है राधा गोविंद यूनिवर्सिटी से, मेरठ के बाद मेरठ से जी। ठीक है। और सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल से मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली। उसके बाद फिर बीटेक किया और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से जीनीट किया और फिर इंग्लिश ऑनर्स में भी पढ़ाई करी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जी। ठीक है। तो ऐसा क्या कारण रहा कि वेस्टर्न यूपी की आप एक तरीके से जाटों की आवाज़ बन के उभर रहे हैं? ऑलरेडी वेस्टर्न यूपी में काफ़ी सारे जाट नेता ऑलरेडी हैं, तो ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको अलग से एक संगठन तैयार करना पड़ा? देखिए, हमारी जाट कौम में एक बड़ी समस्या है कि जो हमारे राजनीतिक जो लोग हैं, हमारी कौम के जो नेता हैं जी, वो समाज के लिए खुलकर बोलने से पता नहीं क्यों डरते हैं, बचते हैं। ठीक है। समाज के साथ कहीं कोई विषय हो उस पर खुलकर नहीं आगे आते। अपनी पार्टी लाइन से या और किसी दबाव से समाज के साथ खुलकर खड़े होने की स्थिति में हमारे राजनेता मुझे कहीं दिखाई नहीं देते। ठीक है। तो इसलिए मुझे ये ज़रूरत महसूस होती है, बल्कि समाज को, पूरे समाज को ये ज़रूरत महसूस होती है कि कोई ना कोई आदमी ऐसा चाहिए, कोई संगठन ऐसा आगे आए कि जो खाली समाज की बात करे, जो खाली समाज के लिए काम करे। वो किसी पार्टी से, किसी लाइन से बंधा हुआ ना हो, कहीं वो मजबूरी उसके लिए सामने ना आती हो और अपने समाज के लोगों के लिए वो हर एक परिस्थिति में लड़ने के लिए, अड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए खड़ा हो जी। वहीं पर जब आपने बीटेक करी थी तो आपने सोचा थोड़ा होगा कि बीटेक करने के बाद आपने तो ऐसे सोचा होगा कि जॉब वॉब ही करूंगा या फिर कोई अपना बिजनेस ही करूंगा, पॉलिटिक्स में आने की सोची थी? नहीं, पॉलिटिक्स में तो अभी भी नहीं हूँ मैं। पॉलिटिक्स तो नहीं मैं अभी तो नहीं, अभी तो आप समाज सेवा कर रहे हो। तो ये सोचा था कभी?
नहीं, मेरे मन में देखिए अपनी जाट बिरादरी के लिए तो मेरे मन में हमेशा से भावना थी कुछ करने की, वो बचपन से ही थी। और जब मैं इतना एक्टिवली भी इस काम को नहीं कर रहा था तब भी मुझे जो भी मौका मिलता था, जो मेरे बहुत बड़ा मेरा फ्रेंड सर्कल पहले से ही रहा है, बचपन से ही बहुत बड़ा मेरा फ्रेंड सर्कल रहा है, तो सभी लोग आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। अधिकतर लोग उसमें जॉब प्रोफाइल में ही हैं, आर्मी में ऑफिसर हैं, बाहर विदेशों में आईटी और उसी बीटेक करके उसके बाद आगे अपना जॉब कर रहे हैं। आपके जो कोलीग्स जो मेरे रहे हैं, जो मेरे बचपन के दोस्त भी ठीक है, तो वो भी आज तक मेरे से इतने अच्छे से कनेक्टेड हैं कि शायद कोई जो रेगुलर सोशल नेटवर्क में रहने वाला कोई आदमी उसके साथ भी ऐसा सोशल नेटवर्क नहीं होता जैसा सोशल नेटवर्क मेरे पास मेरे दोस्तों का बचपन से लेकर आज तक है। और आज भी वो बिल्कुल ऐसा ही जिंदा है, ऐसा ही अलाइव है। तो मतलब डिसाइडेड आपने तभी कर लिया था? नहीं, वो क्या मूवमेंट आया कि जब आपने डिसाइड करा कि समाज के लिए मेरे को अब एक भूमिका निभानी है? देखिए, हमारा जो ये संगठन है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, ये संगठन 2010 में बना था। राजस्थान के हमारे भाई हैं राम अवतार पलसानिया जी, उन्होंने ये संगठन बनाया था और उन्होंने मेरठ में एक बड़ा अधिवेशन किया था 1 अक्टूबर 2023 में। उस समय हमारे जो मेरठ बाईपास है उसके ऊपर एक बड़ी समस्या से हमारे सभी व्यापारी, सभी किसान यहाँ एक समस्या उनके सामने थी ग्रीन बेल्ट की। तो उस ग्रीन बेल्ट की समस्या को लेके एमडीए ने पूरे हाईवे के ऊपर डिमोलिशन के लिए निशान लगवाए हुए थे, मार्किंग कराई हुई थी कि डिमोलिशन होगा पूरी ग्रीन बेल्ट का। ठीक है। तो हम लोगों ने, क्योंकि हमारे हाईवे पे हमारा गांव दांतल और जटोली भी हाईवे पर ही आता है और बाकी जितने भी हमारे पड़ोस के गांव हैं उन सब के साथ में ये समस्या थी, तो इसको लेके हमने अधिकारियों से बात करी। फिर हमने एक धरना दिया, क्योंकि वो हमारी अधिकारियों से उसमें कोई समाधान नहीं निकला, तो हमने एक धरना दिया। ठीक है। 1.5 महीने के करीब एमडीए के और कमिश्नर के खिलाफ वो धरना चला। ठीक है। उस धरने के दौरान मेरी मुलाकात राम अवतार पलसानिया जी से हुई। फिर उसके बाद जो अधिवेशन था मेरठ में, उसमें मैंने इनके साथ में सक्रिय भूमिका में उसमें जुड़ा। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई एक ऐसा नौजवान साथी राम अवतार पलसानिया जी जैसा, कि जो अपने घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के राजस्थान के जयपुर शहर से निकलकर अगर वो मेरठ तक आ सकता है और यहाँ हमारे समाज को जोड़ने के लिए इतनी पहल कर सकता है, तो हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उसमें उनके साथ में जुड़े, उस पहल को आगे बढ़ाएं, उन्हें मजबूती देने का काम करें। इस सोच के साथ में मैं पहले दिन इस संगठन के साथ जुड़ा था। क्या तारीख थी, कुछ याद है? कौन सा सन था? 2023, मैंने बताया ना, 23 में आप ज्वाइन हुए। जी। आप ये समझ लीजिए कि मेरा संगठन से जुड़ने की अगर मैं तारीख की बात करूं तो 1 अक्टूबर 2023 का अधिवेशन था और उससे पहले 24 सितंबर 2023 में हमारा धरने की हमारी महापंचायत थी। तो 24 सितंबर का दिन था वो, जिस दिन मेरी भावनाएं इस संगठन के साथ में और राम अवतार पलसानिया जी के साथ में। इतनी जल्दी आप अध्यक्ष भी बन गए, तो इतना परिश्रम आपने किया कि तीन साल ही हुए हैं, ऑलमोस्ट 2.5-3 साल, और आप अध्यक्ष बन गए। देखिए, उस दिन से जब मैं राम अवतार पलसानिया जी के साथ में मैं जिस दिन से जुड़ा, तो मुझे ऐसा लगा, मुझे मतलब एक बड़ी प्रेरणा, उस व्यक्तित्व को, उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली, देख के मुझे बहुत मैं इंस्पायर हुआ कि शायद मैं आज भी मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा हूं जितनी मेहनत वो पिछले 15-16 साल से लगातार करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि मुझे एक तैयार संगठन, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व का एक तैयार संगठन, एक सजी सजाई थाली मुझे मिली है, लेकिन उस थाली में एक एक सब्जी, एक एक उसका तिनका बटोर के वो तैयार करने का जो काम किया है वो राम अवतार पलसानिया जी ने किया। वो ज्यादा मुश्किल काम था। आज जो मैं कर रहा हूँ वो उतना मुश्किल नहीं जी। वहीं पर हम बात करें जाट कम्युनिटी की, तो आप जाट कम्युनिटी की एक पॉजिटिव चीज़ बताइए और एक नेगेटिव, कि मतलब जो जाट समाज है उसमें एक पॉजिटिव चीज़ क्या है, क्या चीज़ वो अच्छे कर रहे हैं और क्या चीज़ वो गलत कर रहे हैं जो अच्छी करनी चाहिए। देखिए, जाट समाज के अंदर अगर सबसे पॉजिटिव कुछ है तो वो उनका हेल्पफुल नेचर है। बिल्कुल। वो सबके लिए, मदद के लिए, वो किसी अनजान आदमी के लिए भी, अपने भाई से भी, अपने परिवार से भी, सबसे लड़ जाएंगे एक अनजान आदमी के लिए। अत्याचार अगर किसी के खिलाफ भी होता है तो जाट समाज उस अत्याचार के खिलाफ हमेशा खड़ा होता है और कमजोर के साथ हमेशा खड़ा होने का काम जाट समाज हमेशा करता है। आप कमी की बात करें तो कमी हमारे स्वभाव में है, हमारा जो हमारे अंदर एक अकड़पन है। हम बहुत कुछ करके, एक कहावत है कि जाट
गुड़ नहीं देता, गांडा नहीं देता, जाट भेली दे दे। एक पुरानी कहावत जी, है जी। कि अगर खेत में से कोई ये गांडा तोड़ ले तो उस गांडे के ऊपर उसका बक्कल तार दे, गांडा नहीं देता। हाँ। फिर उसे जब वो उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जावे, थाने कोर्ट कचहरी हो जाए, उसे सुलझाने के लिए फिर भेली लेके जावे गुड़ की। तो ये कहावत है हमारे समाज की कि जाट जी। गांडा नहीं देता, जाट भेली दे दे। तो ये एक कमी है जिसमें सुधारने का, अक्कड़पन है। लड़ाकू हैं हम, स्वभाव में थोड़े नरम नहीं है, दिल के बहुत साफ हैं, दिल के बहुत अच्छे, लेकिन स्वभाव में हमारे नरमी नहीं है। जी। वहीं पर हम अगर वेस्टर्न यूपी की बात करें, और हम वेस्टर्न यूपी से ही हम आते हैं, आप भी वेस्टर्न यूपी से ही हो, और हम दो चीज़ की बात ना करें, वो है जाट ही कम्युनिटी में से किसान और जवान की, वो पॉसिबल ही नहीं है। जी। तो किसानों की क्या हालत है वेस्टर्न यूपी में? दोगुनी आय की बात हुई थी, क्या वो हो पाई? दूसरा, जवान अग्निवीर के बाद क्या स्थिति हो गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेस्टर्न यूपी से ही जवान जाते हैं आर्मी में। तो आप दोनों को कैसे देख रहे हैं, क्या स्थिति है? देखिए, जो वो दोगुनी आय की बात हुई थी, शायद वो दोगुनी के बजाय वो 4 गुनी हो गई है, लेकिन वो आय के बजाय भी खर्चे हो गए हैं। खेती में जो लागत आती है किसान की, तो वो 2 गुनी से ज्यादा 4 गुनी लागत बढ़ गई है। आय तो वही है, आय में 20-30 रुपये अगर कोई गन्ने के रेट में बढ़ते हैं या और फसल पे, लेकिन आप और बाकी खाद पे, दवाइयों पे, यूरिया पे, डीएपी पे आप देखो, आप कितना पैसा बढ़ गया, मतलब कहीं कहीं गुना पैसा बढ़ गया है। तो खर्चे हो गए हैं शायद 4 गुने पहले से ज्यादा। तो वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहा कि आय 2 गुनी होगी, वो गलती से खर्चे 2 गुने हो गए, 4 गुने हो गए। जो मतलब देश के प्रधानमंत्री जी ने बात रखी थी कि आय दुगनी कर देंगे, ये वादे किए गए थे, वो वादे 2026 चल रहा है, अब तक पूरे नहीं हुए। देखिए, मुझे तो, मैं अपने मतलब अपना जो जितनी मुझे जानकारी है, जितना मुझे लगता है जी, किसान का शायद कोई भला करने वाला कोई भी नहीं है जी। कोई सरकार किसान की नहीं है, और कोई भी देश, आज ये परेशानी खाली हमारे देश में ही नहीं है, बाहर के देशों में भी बहुत स्थिति खराब है किसानों की। तो जो धीरे धीरे जितनी सहायता पहले सरकारें किया करती थी, जो सब्सिडीज मिला करती थी किसानों को, धीरे धीरे वो सब्सिडी कम हो गई, तो वो सब चीज़ों के रेट उन्होंने बढ़ा दिए। तो किसान तो सबसे बेचारा, अगर बेचारा इस देश में कोई है तो वो बस किसान है। और जवान जो अग्निवीर आई है, लगातार अग्निवीर अब चल रही है। देखिए, अग्निवीर में कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं और कुछ चीज़ें उसमें नेगेटिव भी हैं, उसमें दोनों ही पहलू हैं अग्निवीर के। कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं कि ज़्यादा लोगों को उसमें मौका मिल रहा है। भाई, अगर पहले भर्ती निकलती थी, अगर फौज को अगर ज़रूरत थी 100 जवानों की, तो फौज 100 ही जवान रिक्रूट किया करती थी। आज अग्निवीर आने से बदलाव इतना हुआ है कि 100 की बजाय 400 जवान शुरू में रिक्रूट करे जाते हैं। ठीक है। और उन 400 में से फिर 25% उसमें परमानेंट होते हैं। ठीक है। तो वो रहे तो 100 ही, लेकिन उसमें से 300 जवान, उन 400 में से भी जो बेस्ट 100 हैं वो रहे वहाँ पे, वो उसमें फौज में रहे। तो क्वालिटी जो है, जवानों की जो क्वालिटी है, फौज की जो क्वालिटी है, उसमें अग्निवीर योजना से सुधार आया, उसमें। और जो घर आ गए, लेकिन जो घर आ गए, उसके अलावा भी एक इसमें दुखद पहलू और है, इसमें नुकसान भी है कि जिनके साथ में कोई अगर अप्रिय घटना हुई उस दौरान, वो बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है इस अग्निवीर। उसको कुछ नहीं मिलता। हाँ, मतलब वो बहुत कम मिलता है, वो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, वो बहुत उसमें दिक्कत है। उसमें सुधार होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए जी। वहीं पर कुछ दिनों से, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया जी, 29 मार्च को चलो सकौती करके ट्रेंड हैशटैग चल रहा है, पूरा हर जगह बात चल रही है, पूरे मीडिया हाउसेस में बातें हो रही है, इंस्टाग्राम खोलते ही यही चलता है। तो क्या है 29 मार्च को, ऐसा क्या होने वाला है? देखिए, हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाट लैंड के नाम से जाना जाता है। हम उस जाट लैंड में हम लोग रहते हैं, और हमारी जाट कौम से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे शूरवीर, जिन्होंने, एक अजय महायोद्धा, जिन्होंने इस देश में हर एक कौम के लिए, हर एक बिरादरी के लिए, पूरे देश के लिए हमेशा लड़ने का काम करा, और एक ऐसा अमर महायोद्धा कि जो अपने पूरे जीवन में 80 उन्होंने युद्ध लड़े, और 80 के 80 युद्ध उन्होंने जीते। उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा। अकेला एक ऐसा शूरवीर जिसे अजय महायोद्धा के नाम से जाना जाता है जी। इस देश में। अगर
कोई ऐसी रियासत है जिसके ऊपर कभी चाहे मुगल, चाहे अफगान, चाहे अंग्रेज अपना आधिपत्य नहीं जमा पाए, तो वो अकेली एक ऐसी रियासत भरतपुर की रियासत है। और भरतपुर की रियासत की स्थापना करने वाले महाराजा सूरजमल जी थे। इस देश में अगर किसी ने दिल्ली को जीतने का काम करा है तो वो भरतपुर की रियासत ने करा है, महाराजा सूरजमल जी ने करा है जी। हम लोगों के लिए बहुत एक बड़ा दुर्भाग्य का ये विषय था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, इस जाट लैंड के लिए, कि हम लोगों ने ऐसे एक शूरवीर, ऐसे महायोद्धा की जी कोई एक भी प्रतिमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी नहीं थी कि जिसकी तरफ हम हाथ उठा के ये कह पाएं कि ये वो शूरवीर महायोद्धा हैं, ये हमारे पूर्वज थे और हम इन्हीं के वंशज हैं जी। तो वो मन में सभी को एक पीड़ा थी इस बात को लेके, सभी सामाजिक संगठनों वाले, चलाने वाले लोगों को भी, जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं, मेरी उनसे भी चर्चा होती थी, तो वो भी हमेशा इस बात को कहते थे कि भाई एक बहुत बड़ी हमसे कमी है, पश्चिम में कहीं कोई ऐसी एक प्रतिमा महाराजा सूरजमल जी की नहीं है। कोई म्यूजियम नहीं है, कोई ऐसा संस्थान नहीं है कि जहां हम लोग गर्व से ये कह सके कि भाई ये हमारे बड़े थे और हम इनके वंशज। जाट होने पे अगर हम लोग गर्व महसूस करते हैं तो हम ऐसे ही शूरवीर योद्धाओं की वजह से करते हैं जी। तो ये पहल हमारे संगठन ने, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ने ये पहल करी और इसमें पूरे समाज ने दिल खोल के हमारा साथ दिया और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समाज, पूरा जाट समाज, बल्कि पूरे देश का जाट समाज आज इस मुहिम में, इस पहल में हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमें हिम्मत देने का और ताकत देने का काम कर रहा है जी। कितने लाख लोग पहुंचने की आपकी संभावना है? आप कितने लाख लोग सोच रहे हैं कि 29 को पहुंचेंगे? देखिए 29 मार्च को महाराष्ट्र में भी एक जाट बाविसी एक जगह है, वहां से जब 22 गांव है वहां पर जाटों के, वहां से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। गुजरात में हमारे अंजना जाट भाई हैं जो माँ अर्बुदा देवी की पूजा करते हैं। अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा एक विवाद वहां पर देसाई समाज में और हमारे अंजना जाट समाज में चल रहा है, तो उसको लेके भी एक वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाई थी। तो वहां से वो हमारे जो भाई हैं अंजना जाट, वो भी बड़ी संख्या में गुजरात से इस आयोजन में आ रहे हैं। राजस्थान से और हरियाणा से हजारों की संख्या में, कई हजार की संख्या में बाहर के प्रदेशों से लोग आ रहे हैं। तो कई लाख की भीड़ उस दिन यहाँ पर इकट्ठा होने वाली है। ठीक है। एक बड़ा संदेश जाट समाज एकता का यहाँ से देने वाला है। अब परमिशन वगैरह मिल गई आपको? हाँ जी, परमिशन सब कंप्लीट। ठीक है। तो आपने सकौती क्यों चुना? सकौती मैंने इसलिए चुना कि हमें एक ऐसे स्थान की तलाश थी कि जो स्थान, ऐसी लोकेशन उसकी हो कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारी नई पीढ़ी और हमारे समाज के लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे देख सकें, उस प्रतिमा को देख के उसे समझ सकें, उस व्यक्तित्व को जान सकें। तो वो जगह हमें मेन हाईवे के ऊपर, जो दिल्ली से और हरिद्वार के लिए जो हाईवे जाता है, उसमें सकौती गांव में हितकारी किसान इंटर कॉलेज है। तो उस इंटर कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी ने हमें वो प्रस्ताव दिया कि हम आपको यहाँ पर जगह मुहैया करा देंगे। तो वो क्योंकि मेन मुख्य हाईवे के ऊपर स्थित थी, तो हमने उसको फाइनल किया। वहीं पर हम थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं दूसरे फेज पर। 2-3 क्वेश्चंस बाकी हैं। वर्तमान में एक ज्वलंत मुद्दा है जिसको लेकर हमारे वर्तमान के शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी निरंतर रूप से लड़ रहे हैं गौ माता को लेकर। और मैंने आपकी बायो में देखा था कि जय भोले बाबा की, आपने आप भोले बाबा के भक्त हैं जी, और वो चीज़ें मैंने देखी थी। तो मेरे को समझना है कि गौ माता को लेकर आपका क्या मानना है? क्या गौ माता राष्ट्रमाता होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। गौ माता तो हम सभी की माता है और राष्ट्रमाता का दर्जा उन्हें बिल्कुल मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए। क्या कारण है? सरकार जो रात दिन हिंदुत्ववाद की बात करती है, सनातन की बात करती है, एक व्यक्ति जो भगवाधारी होकर प्रदेश में राज कर रहे हैं, क्या कारण लगता है? देखिए, गौ माता के अंदर तो अगर आप साइंटिफिक बात करें तो इतने सारे गुण गौ माता के अंदर हैं कि अगर आप उनके ऊपर हाथ घुमाओगे, उनके फर के ऊपर उनकी आप मालिश करोगे जी, तो वो बीपी आपका कंट्रोल कर देती है। उनके दूध में स्वर्ण के जो गुण होते हैं जी, वो उनके दूध में पाए जाते हैं। गौ माता के मूत्र में भी इतने गुण हैं कि वे बहुत सारी बीमारियों को, कैंसर जैसी भी बीमारियों को ठीक करने के लिए वो ताकत रखती है। तो इतनी सारी खूबियां, इतनी सारी विशेषताएं जिस हमारी गौ माता में है, तो उन्हें राष्ट्र माता का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप खुद ही समझिए।
क्या कारण है, क्या व्यवस्था है सरकार की, आप क्या देखते हैं? नहीं देखिए, मैं इस विषय में तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता भी नहीं हूँ, ना मैं इस विषय में बहुत ज़्यादा मेरा कोई वक्तव्य रखने का भी कोई ऐसा मन है, क्योंकि ये हिंदुत्व वाला विषय एक अलग है। मैं अपनी बिरादरी के लिए काम करता हूँ, अपनी कौम का मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। ठीक है। और मेरा बस एक उद्देश्य है कि जो मेरी जाट कौम का मान सम्मान पिछले कुछ समय से घटा है जी। जो अस्तित्व हमारा समाज में सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से कमजोर हुआ है, वो अस्तित्व मुझे अपने समाज का वापस लाना है जी। ये मेरा एकमात्र उद्देश्य है। जो मान सम्मान हमारी कौम का घटा है वो मुझे वापस हासिल करना है जी। वहीं पर बात करें हम वर्तमान के समय में, आपकी अगर छवि हम देखें तो केवल और केवल आप जाटों के ही समाज सेवी हो, या फिर हर एक जाति के जो सोचती है कि आपको देखकर कि हाँ ये हमारे लिए भी काम कर सकते हैं, या सिर्फ जाटों की बात करो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खाली जाटों के लिए काम करता हूँ, क्योंकि जो मेरा सोशल सर्कल है या जो मेरे जाट भाई हैं जी, जब उनको कहीं कोई समस्या होती है, वो कहीं परेशानी में होते हैं, तो मेरे और भी दूसरे समाज के जो मेरे भाई हैं वो उनकी मदद करने के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। तो हमारे संगठन का नाम इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे संगठन में और भी सभी जाति के लोग, सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। हम सब लोग मिलके एक साथ में काम करते हैं। ठीक है। तो जब हमारी मदद करने के लिए सभी समाज के लोग रहते हैं उपलब्ध, तो हम भी सभी समाज के लोगों की मदद करने के लिए, उनके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ठीक है। वहीं पर एक और ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान के समय में, वेस्टर्न यूपी में काफ़ी डेवलपमेंट हमें दिख रहा है। रैपिड आ गई, जगह जगह बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं, प्लॉटिंग हो रही है। तो जो एग्रीकल्चर लैंड जो आपने शुरू में बात करी जी, क्या वो एग्रीकल्चर लैंड समाप्त नहीं हो रहा है? क्या हमें दिखता नहीं है कि आने वाले समय में गेहूं नहीं उत्पन्न होगा, गन्ने नहीं होंगे, तो हमें खाने को भोजन कहाँ से मिलेगा? तो एक तरीके से एग्रीकल्चर लैंड पर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, तो दोनों फेस होते हैं। डेवलपमेंट का एक ब्लैक फेस भी हमेशा साथ में चलता है। तो जहाँ तरक्की है, जहाँ आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मेट्रो भी आ गई है, रैपिड भी आ गई है, और एक्सप्रेस वेज भी इतने बन रहे हैं, तो इसके साथ में परेशानियाँ, इसके साथ में तकलीफें तो वो भी झेलनी पड़ेंगी। हर साल गेहूं का रेट बढ़ता जा रहा है, गेहूं का रेट भी बढ़ रहा है, और वैसे तो खैर देखिए अब टेक्नोलॉजी भी इतनी आ गई है। जैसे अभी इजराइल ने वो एक्रोफोनी एक नई टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है कि जिसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है एग्रीकल्चर के लिए, बहुत हाई प्रोडक्शन वो बिना एग्रीकल्चर लैंड के भी कर लेते हैं। तो जैसे ज़रूरतें सामने आएंगी उसी तरीके से डेवलपमेंट के साथ साथ में नए इन्वेंशंस भी आ जाएंगे। तो परेशानी तो ये है, किसान के लिए तो परेशानी है कि जमीन कम होती जा रही है किसान की। बिल्कुल मुआवजे मिलते जा रहे हैं, मुआवजे मिल रहे हैं। देखिए, पैसे से मजबूत हो रहे हैं। बहुत से परिवार ऐसे भी हैं हमारे के जो जिसके पास जमीन का मुआवजा आया वो एकदम थार, फॉर्च्यूनर, एंडेवर लग गई, हाँ, वो निकाल के लाते हैं, उन्हें घुमाते हैं। तो वो नुकसान भी है और फायदे भी हैं, दोनों ही चीजें हैं। ठीक है। वहीं पर लास्ट 2-3 सवाल। एक सवाल यह है कि वेस्टर्न यूपी में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर कितना काम हुआ है डबल इंजन की सरकार में? देखिए, वेस्टर्न यूपी में मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तो बहुत बड़ा एक फर्क दिखाई देता है। डेवलपमेंट में, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। ठीक है। और कानून व्यवस्था की अगर मैं बात करूं जी, तो कानून व्यवस्था भी पहले से बेहतर है पिछली सरकारों से। लेकिन भ्रष्टाचार का लेवल चेंज हो गया है। जो काम पहले की सरकारों में जो काम 1000-2000 रुपए में हो जाया करते थे लोगों के रिश्वत देके, उन कामों के लिए अब शायद 50,000 या लाख रुपए देने पड़ते हैं लोगों को। मतलब भ्रष्टाचार तो बढ़ा है। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी कमी उत्तर प्रदेश सरकार की है कि उन्होंने सारी की सारी ताकतें ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में दे दी है। राजनेताओं के हाथ में ताकतें, पावर नहीं रही हैं, और वो बिल्कुल निरंकुश होके, चाहे उसमें पुलिस प्रशासन हो, चाहे और इनके खुद के विधायकों के हाथ में पावर नहीं है। इनके खुद के विधायकों के भी हाथ में कोई पावर नहीं। इनसे भी हम लोग अगर इन विधायकों से भी, भाजपा के जो विधायक हैं उनसे भी हम लोग अगर किसी काम के लिए कहते हैं जी, तो वो भी बड़ी मतलब पीड़ादायक एक ऐसी स्थिति होती है सामने कि वो असमर्थता दिखाते हैं कि भाई हमारे कहने से भी नहीं हो पा रहा, भाई हम नहीं कह सकते। तो ये इस विषय में योगी सरकार को जरूर कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए। जी। भविष्य में हम देखेंगे कि आप
इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में उतरेंगे? देखिए, मैं अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद जो है वो हमारा एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। हम लोग एक सामाजिक संगठन चलाते हैं और मैं अपनी जाट कौम के लिए काम कर रहा हूं। और जैसा मैंने अभी पहले बताया था, मेरा एकमात्र उद्देश्य मेरा ये है कि मुझे अपनी कौम को मजबूत करना है। जो मजबूती अब से दशकों पहले हुआ करती थी हमारी जाट कौम की, जो हैसियत सभी राजनीतिक दलों की निगाहों में, सभी कुर्सियों की निगाहों में, चाहे वो कुर्सी लखनऊ की हो, चाहे वो कुर्सी दिल्ली की हो, उन कुर्सियों की निगाहों में जो हमारे समाज की हैसियत थी, वो हैसियत मुझे वापस हासिल करनी है। ये मेरा उद्देश्य है। और मुझे ना तो विधायक बनना है, ना मुझे सांसद बनना है, ना मुझे प्रमुख बनना है, ना मुझे सभासद बनना है। इच्छा कुछ नहीं है? मेरी राजनीति करने की कोई इच्छा नहीं है। राजनीति करने के लिए मैं समाज में, जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मैं रोज लोगों से, 1000 लोगों से मैं शायद रोज मिलता हूँ, बात करता हूँ। तो अगर मैं किसी से ये कहूँ कि यार राजनीति अगर करना चाहते हो क्या, तो आदमी एक थैला भर के पैसों का लेके राजनीति करने के लिए लाइन लग जाती है लोगों की कि जी मुझे आप विधायकी का कहीं से टिकट दिलवा दो। और मुझे अगर कहीं से विधायकी का टिकट मिल जाए तो देखो मेरे पास इतने बैग लेके, मेरे पास पैसे भी और मैं दिन रात मेहनत करूंगा। वो हर एक स्तर की बात है। किसी को आप एक छोटा सा संगठन में भी कोई पद आप दिलवाने की कहो भाजपा में, तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। और अगर मैं उन्हीं लोगों से बात करूं कि अपने समाज के लिए कुछ काम कर दो, तो समाज के लिए उनके पास में ना तो 1 घंटा देने के लिए है, ना 1100 रुपये की रसीद भी कटवाने के लिए, उससे भी वो लोग टाइम नहीं है समाज के लिए। तो राजनीतिक इच्छा रखने वाले लोग तो बहुत हैं हमारे समाज में, सभी पार्टियों में बहुत हैं, बहुत लंबी लाइन है। किसी ना किसी को तो उन लालचों को, उन राजनीतिक अपने उस सोच को त्याग करके खाली समाज के लिए काम करने के लिए आगे आना पड़ेगा जी। तो बहुत ज़रूरत है समाज को। तो हम सब चाहते हैं कि समाज के लिए, समाज का कुछ अच्छा हो, कोई आदमी आगे आए, लेकिन सबकी सोच ये रहती है कि भगत सिंह तो पैदा हो जाए लेकिन हो पड़ोसी के घर। तो मुझे ये लगा कि मैं भी अगर ऐसा सोचूं कि कोई और आदमी इस काम को कर दे तो फिर वो होगा ही नहीं जी। तो मैंने ये मन बनाया कि मैं इसमें पहल करूंगा और मैं राजनीतिक किसी भी पार्टी में कोई सदस्यता नहीं लूंगा और कोई मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं खाली अपने समाज के लिए काम करूंगा, अपने समाज को मजबूत करूंगा। आप कभी नहीं लड़ोगे इलेक्शन? नहीं, मेरी सोच इलेक्शन लड़ने की कभी भी नहीं है। मेरी सोच ये है कि मैं अपने जो मेरे संगठन से जुड़े हुए, मेरी कौम से, मेरे समाज के जो और लोग हैं, क्योंकि ताकत तो देखो राजनीति से है, ये तो अल्टीमेटली ताकत तो उन पदों में कर पाओगे। तो अपने समाज के काम कराने के लिए ताकत तो चाहिए। वो ताकत मैं अपने समाज के और साथियों को दूं, किसी और को इलेक्शन लड़वाऊं, किसी और को इलेक्शन लड़वाऊं। अपने समाज के जो मेरे समाज से लोग हैं, वो चाहे किसी भी दल में हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोक दल में हो, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे वो सपा में हो, चाहे वो बसपा में हो, चाहे वो किसी भी अन्य पार्टी में हो, जहां भी वो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को ताकत देने का काम ये अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद करे। अपने लोगों को मजबूती देने का काम हम सब मिलके करें, तो उससे भी हमारे हाथ में उससे ज्यादा ताकत आएगी जितनी ताकत एक विधायक बनने से आती है। ठीक है। लास्ट सवाल, चौधरी चरण सिंह साहब जैसे एक काफ़ी बड़े नेता रहे और वो देश के प्रधानमंत्री भी बने, क्या कारण है कि वेस्टर्न यूपी हो चाहे पूरा देश इवन, उनको एक तरीके से उस तरीके का सम्मान नहीं मिलता है? चाहे वो 2 दिन का कोई प्रधानमंत्री 2 दिन का बने, उसको मिल जाता है। तो क्या कारण है कि हमारे वेस्टर्न यूपी के इतने बड़े नेता को ना हमें स्टेट में कि दिखता है कि हाँ भारत में अब जाकर भारत रत्न मिला है, अब जाकर भारत रत्न मिला है उनको, तो क्या कारण दिखता है कि वेस्टर्न यूपी के नेताओं को नज़रअंदाज शुरू से करते आई है सरकारें? क्या कारण? देखिए, एक तो आपने जो सवाल ये करा, ये शायद मुझे लग रहा है सवाल ही आपका गलत है बिल्कुल, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ना तो वेस्टर्न यूपी के नेता थे, वो पूरे देश के नेता थे। वो पूरे किसान कौम के, मजदूर वर्ग के और हर एक उस शोषित आदमी के वो नेता थे, हर एक शोषित वर्ग के नेता थे। और सम्मान की अगर मैं बात करूं, मैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपने संगठन के विस्तार के लिए, अपनी बिरादरी को जोड़ने के लिए घूमता हूं, जाता रहता हूं। मुझे आज तक कोई दूसरा राजनीतिक व्यक्तित्व ऐसा नहीं मिला कि जिसकी मैं तुलना चौधरी चरण सिंह जी से कर सकूं। और जितना सम्मान
चौधरी साहब का इस देश में हर एक समाज का व्यक्ति और हर एक प्रदेश का व्यक्ति करता है, इतना सम्मान इस देश में किसी दूसरे राजनेता का नहीं है। तो उनका सम्मान तो अलग है, वो कहीं उसमें कोई कमी नहीं है और वो ना कमी उसमें कभी आ सकती। जो व्यक्ति एक साधारण से किसान परिवार में पैदा होके बिना किन्हीं बड़ी व्यवस्थाओं के पूरे जीवन भर कितना संघर्ष उन्होंने किया होगा कि वो एक साधारण किसान के घर में से निकलकर और मेहनत करके इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचे और उन्हें पूरे जीवन में कभी उन्होंने किसी कुर्सी का, कभी किसी पद का उन्होंने लालच नहीं करा। तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए आप ये तो भूल जाओ, ये तो आप कह ही नहीं सकते कि उनके सम्मान में कहीं सरकार की सम्मान बहुत बड़ा है। सरकार की तरफ से अब दिया गया पुरस्कार जो पहले दिया जाता। देखिए, हमने भी पिछले 2 अधिवेशन में, जो मेरठ अधिवेशन हुआ था, हमारी भी उसमें प्रमुखता से यह मांग थी कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिले। तो वो समय लगता है चीजों को होने में। वो शायद मैं ये कहूंगा कि ये हमारे कौम का जो एक अस्तित्व में, जो हमारी मजबूती में जो कमी आई है, शायद ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर होगा इसका। इस कारण की वजह से कांग्रेस ने तो कभी करा ही नहीं, वो तो भाजपा ने करा, कांग्रेस ने कभी करा ही नहीं, इस चीज को सम्मानित कभी किया ही नहीं। देखिए, पहले हम लोगों ने कभी इसकी बहुत प्रमुखता से, मजबूती से मांग भी हम लोगों ने नहीं करी। जब तक एक बच्चा अपनी माँ से भी रो के नहीं बोलता तो उसे माँ दूध भी नहीं पिलाती। बिल्कुल। तो हमें अगर कुछ लेना है, सरकारों से कुछ लेना, तो हमें मांगना तो सीखना पड़ेगा। जी। लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? 29 तारीख को कितने प्रतिशत लोग का, हर जो वीडियोस देख रहे हैं सभी लोग पहुंचे, हर कम्युनिटी के, या फिर जाट ही पहुंचे? देखिए, 29 तारीख में मेरठ के सकोती टांडा गांव में जी एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, हमारे जाट समाज के लिए तो खास तौर पर। बिल्कुल। वो एक ऐतिहासिक पल होने वाला है कि जब महाराजा सूरजमल जी की प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा और एक म्यूजियम का अनावरण का कार्यक्रम है और पूरे देश का जाट समाज उस आयोजन में शामिल होने आ रहा है। तो मेरे जाट भाइयों से ये अपील है कि आप लोग, तो कोई भी व्यक्ति अपने घरों में ना बैठा रह जाए, हर एक व्यक्ति मेरठ जिले से, आसपास के जिलों से उस दिन वहां पहुंचे। जी। हनुमान जी बेनीवाल जो नागौर से सांसद हैं जी, और इस देश के एक अकेले ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं, ऐसे योद्धा हैं जो आज गरीब की, शोषित की, कमजोर की लड़ाई सड़क से लेकर और संसद तक लड़ने का काम कर रहे हैं। वो भी इस आयोजन में शामिल होने आ रहे हैं। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी, वो भी इस आयोजन में शामिल होने आ रहे हैं जी। और बहुत सी और बड़ी शख्सियत हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर प्रवीण कुमार जी हैं, कबड्डी के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं राहुल चौधरी जी, वो भी आ रहे हैं। नीरज गोयल जी जो वर्ल्ड चैंपियन हैं बॉक्सिंग के, वो भी आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत पूरे देश से, सभी वर्गों से इस आयोजन में शामिल होने आ रही हैं। तो सभी लोग उसमें पहुंचे। और महाराजा सूरजमल जी तो पूरे देश के लिए सभी के महायोद्धा, सभी हम अपने महायोद्धाओं को और शहीदों को किसी कौम में नहीं बांट सकते। बिल्कुल, वो पूरे देश की धरोहर है। बिल्कुल। लेकिन जिम्मेदारी, जहां वो पैदा हुए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि हम उन्हें सम्मान दें जिस सम्मान के वो हकदार हैं। तो वही उसी दिशा में हम लोग ये पहल कर रहे हैं जी। सभी लोग सकोती पहुंचे, सभी से मेरी हाथ जोड़ के अपील है जी। लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए जी। चैनल को आप जिस पे ये वीडियो देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और भाई का हौसला बढ़ाएं जी। युवा भाई है हमारा, बड़ा अच्छा काम कर रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला।